मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल विज़न फॉर इंग्लिश पे। आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर फायर हैमन। ये केकेएन दारूवाला के थ्रू लिखा गया है। आइए हम देखते हैं अपना केकेएन दारूवाला जो पोएट है उनका डिस्क्रिप्शन, उनके बारे में जानते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। केकेएन दारूवाला। केकेएन दारूवाला बॉर्न इन 1937। इनका जो जन्म हुआ था 1937 में हुआ था। ही रिसिपेंट ऑफ सत्या एकेडमिक अवार्ड इन 1984 एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। हमारे जो पोएट थे वो सत्या एकेडमिक अवार्ड उनको मिला था 1984 में, और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी उनको मिला था। ही इज़ अ लैंडस्केप पोएट ऑफ इमेंस एंड वेल नोन राइटर फॉर शॉर्ट स्टोरीज। हमारे जो पोएट थे वो लैंडस्केप पोएट लिखा करते थे, पोएट थे। वो हमारे जो वातावरण है, जो आसपास के इलाके हैं, जो धरती है, जो उसके बारे में लिखा करते थे। एंड इमेज एज वेल नोन एज राइटर टू शॉर्ट स्टोरी। और ये वेल नोन थे, बहुत प्रचलित थे शॉर्ट स्टोरीज लिखने के लिए। ये हमारे जो पोएट थे वो शॉर्ट स्टोरीज लिखा करते थे और इसके लिए बहुत प्रचलित थे। हिज पोएट्री इज़ इन हिज ओन वर्ड्स। इनका जो पोएम होता है, इनका जो पोएट्री होता है, इनके वर्ड्स में ही होता है। ये अपने तरीके से पोएट लिखते हैं, अपने वर्ड्स में। अ टोटली इम्प्रेशनेटिक रिकॉर्डिंग एंड सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज। इनका जो रहता है पोएम सब जो रहता है वो उनके खुद के वर्ड्स में होता है और बहुत ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव होता है, इम्प्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा ही लाभुक करने वाला इनका पोएम सब होता है। और सब्जेक्टिव जो वास्तविकत्व है, जो हमारा जो निजी समय जो होता है, जो हम अपने कैसे हैं, लोग कैसे हैं, वातावरण कैसा है, इसके बारे में रहता है। बहुत सब्जेक्टिव थिंग्स ये बताते हैं, लिखते हैं। He claims his poems to be rooted in the rural landscape. ये हमेशा क्लेम करते हैं, ये हमेशा जो इनका पोएम्स होता है वो बताते हैं कि इनका जो पोएम होता है वो हमेशा लैंडस्केप के बारे में होता है, जो रियल थिंग्स है, अर्थ के बारे में होता है, जो रियल थिंग है, जो धरती पे हो रहा है उसके बारे में होता है। एंड हैज़ अर्थली, और अर्थ के बारे में होता है, जो हमारी धरती है उसमें क्या हो रहा है, आदमी कैसे रह रहे हैं, ये सब के बारे में होता है। हिज सन्स सोफिस्टिकेशन एज ही थिंक्स दैट इज। और ये जो होता है सोफिस्टिकेशन से बचते हैं। ये इनका जो पोएम होता है उसमें बढ़ा चढ़ा कर ये कुछ भी नहीं बोलते, जो रियल बात होता है वही बोलते हैं, जो सच होता है वही बात बताते हैं। ये कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखते हैं। और इस चीज़ से सेंस मतलब होता है बचना, तो वो अपने पोएम में ये चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं लिखते हैं और इसी बात से बचते हैं। वो अपने पोएम में कुछ भी नहीं डालते हैं। वाइल एडिंग ग्लॉस टेक अवे द पावर ऑफ वर्ड्स। और ये अपने जो पोएम होता है उसमें कोई भी चमक ऐड नहीं करते। ग्लॉस का मतलब होता है चमक। कोई भी बाहर का दिखावटीपन ऐड नहीं करते, अपने से कुछ भी नहीं जोड़ जाड़ करते हैं, जो रियल बात है वही लिखते हैं। द थीम्स ऑफ हिज पोएट्री आर लव। इनका जो थीम होता है, जो बेस होता है पोएम का, वो होता है लव के बारे में, डेथ के बारे में, डोमिनेशन प्यार के बारे में होता है, मृत्यु के बारे में होता है, डोमिनेशन निर्दयता के बारे में होता है। और जो हम ये पोएम पढ़ रहे हैं वो भी निर्दयता पे लिखा गया है। साइनिज्म के बारे में होता है, दुष्ट के बारे में होता है, दुष्टता जो भरा होता है इंसान में उसके बारे में होता है। प्लाइट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। और इनका जो पोएम होता है जो इंसान का दुर्दशा होता है, कैसे इंसान अपने जीवन में पूरा ग्रसित होता है, दुर्दशा, इसके बारे में लिखते हैं। सोसाइटी के बारे में लिखते हैं। एंड वायलेंस और हिंसा, आजकल इतना हिंसा बढ़ रही है और हिंसा के बारे में लिखते हैं ये पोएम। ही राइट्स विथ इंटेंसिटी एंड वाइगर इन्वॉल्व इन पोएटिक क्रिएशन। ये अपना जो पोएम लिखते हैं बहुत अपने इच्छा के अनुसार लिखते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार लिखते हैं, जो इनको समझ में आता है वो लिखते हैं और रियल बात लिखते हैं। कोई भी झूठ, कोई भी दिखावटी, कोई भी चमक ऐड नहीं करते अपने पोएम में। सिंस ही हैड बीन इन अ पुलिस सर्विस।
और इनका जो वायलेंस वाला है, जो हिंसा भरा पोयम होता है, ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये पुलिस सर्विस में थे, और ये पुलिस सर्विस में तो सब जानता है, ये चोर पुलिस का रहता है, तो हिंसा भरा ही रहता है पुलिस लोग को, तो इसलिए वो हम अपने पोयम में हिंसा भरा चीज़ लिखते हैं। वायलेंस इज़ अनअवॉइडेबल, और पोयम के लिए और पोएट के लिए जो वायलेंस है, हिंसा है, वो त्याग नहीं सकते हैं, हिंसा को भूल नहीं सकते, त्याग नहीं सकते हैं। हिज इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इंक्लूड्स अंडर ओरियन, और इनका जो इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम है पोयम का, ये जो पोयम लिखते हैं उनका इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम है, जो मेन पोयम है वो है अंडर ओरियन, जो 1970 में पब्लिश हुआ था। एप्रिसिएशन इन अप्रैल जो 1971 में हुआ था। एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर जो 1976 में पब्लिश हुआ था। ये था हमारा डिस्क्रिप्शन, हमारे पोएट के बारे में हमने जाना। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे पोएम। हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फायर हाइमन। द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेंस। कवि कहते हैं कि जो बर्निंग घाट है, जो जलता हुआ घाट है, मतलब जहाँ मुर्दा जल रहा है वहाँ से लाइट निकल रहा है, फॉस्फोरेंस निकल रहा है। कहाँ? ऊपर की ओर, इरप्टेड की ओर, ऊपर की ओर लाइट निकल रहा है। एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासेस बाई। और जो वॉन्डरिंग घोस्ट है, ये रात का सीन है, कवि बता रहे कि ये रात का समय है, नाइट का सीन है। तो वो जो वॉन्डरिंग घोस्ट है, जो भूत प्रेत है, उसके शरीर पे भी लाइट पड़ रहा है, क्योंकि जो लाइट निकल रहा है घाट से, जो मुर्दा जल रहा है, तो वो वॉन्डरिंग घोस्ट के शरीर पे भी लाइट पड़ रहा है रिफ्लेक्ट होके। और इस सारी चीज़ को देखकर जो पैसेंजर हैं, जो ट्रेवलर्स हैं, वो डर रहे हैं, फ्राइटेंड हो रहे हैं, डर रहे हैं। कवि बता रहे इस दोनों लाइन में कि वो रात का समय है, बर्निंग घाट है जहाँ मुर्दा जल रहा है, वहाँ से लाइट निकल रही है, फॉस्फोरेंस हो रही है, लाइट निकल रही है। और जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो वॉन्डरिंग घोस्ट पे, भूत प्रेत जो है वंडर कर रही है इधर उधर, उस पर भी पड़ रहा है। और ये सब चीज़ देख के जो ट्रैवलर्स है वो भी डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड हो रहे हैं। एज मूनलाइट स्कटल अमॉन्ग द बोन्स। और कभी बता रहे हैं कि ये जो मूनलाइट है, जो चांदनी रात है और इसमें घाट पे से भी लाइट आ रही है, जो वॉन्डरिंग घोस्ट है उस पे से भी लाइट आ रही है। ये सारा का जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, स्कैटर्ड हो रहा है, किस पे? तो बोन्स पे सब जाके रिफ्लेक्ट हो रहा है। और ये सब जो दृश्य है, ये सारी चीज़ें, ये जो सारी दृश्य है, वो और उस समय को डरावना बना रहा है, भयानक बना रहा है, और रात और ज़्यादा मुसीबत वाला बन रहा है ट्रैवलर्स के लिए, और डरावना हो रहा है, भयानक हो रहा है। कवि कहते हैं आगे लाइन में, वंस स्ट्रॉलिंग एट डाउन पास रिवर बैंक एंड घाट। ये जो लाइट है, कवि बता रही, ये जो लाइट है निकल रहा है घोस्ट के शरीर से, शरीर से निकल रहा है ये लाइट, और जो लाश जल रहा है उसके शरीर से लाइट निकल रहा है उससे, और उसके साथ साथ मूनलाइट है, चांदनी रात भी है। तो ये सारी जो लाइट है रिवर बैंक तक और रिवर के किनारे तक फैली हुई है। ये सब जो है रिवर बैंक तक फैले हुए हैं और घाट तक, ये सारी जो चीज़ है वो नदी के किनारे तक पूरा फैली हुई है। वी सॉ, यहाँ पे वी सॉ का कहने का मतलब है कि कवि अपने पिता के साथ हैं। तो यहाँ कवि अपने पिता के साथ हैं और कहते हैं कि आगे कवि कहते हैं, वी सॉ एम्बर्स लॉसिंग देयर क्रूअल रेडनेस। तो कवि कहते हैं कि हमने देखा, मैं और मेरे पिता ने देखा एम्बर्स को अपना क्रूअल रेडनेस खोते हुए। यहाँ पे एम्बर्स का मतलब होता है, तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमने वैसे अंगारों को देखा, लॉसिंग देयर क्रूअल रेडनेस। तो वो जो एम्बर्स हैं वो अपना क्रूअल रेडनेस खो रहे थे, निर्दयी भरा लालीपन खो रहे थे। किसमें निर्दयी? टू द ग्रे एश डैट शॉलोज ऑल हाफ कुक्ड लिम्स। निर्दयी भरा अपना एम्बर्स खो रहे थे, लालीपन खो रहे थे।
तो कवि आगे कहते हैं बोर विटनेस टू द फायर डिबोर्ची। तो कवि कहते हैं हाफ कुक जो लिम्ब है, हाफ कुक लिम्ब्स है, जो आधे पके हुए अंग है, वो बोर विटनेस है, वो विटनेस है। तो वो बोर विटनेस टू फायर डिपोर्ची, डिपोर्ची का विटनेस है, जो फायर का जो डिपोर्ची उसका गवाह है, विटनेस है, गवाह है। डिपोर्ची का मतलब इन मॉरल वैल्यूज़ होता है यहाँ पे, बिहेवियर, इन मॉरल बिहेवियर, मतलब आधा काम करना, आधा काम करके छोड़ देना, भ्रष्ट आचरण रखने का मतलब होता है यहाँ पे डिबॉर्ची। मतलब आग का काम, यहाँ पे एग्जांपल समझिए कि आग का काम था मुर्दा को, लाश को पूरा जला देना, लेकिन यहाँ पे आग ने पूरा नहीं जलाया, आधी पकी हुई अंगों को छोड़ भी दिया है। तो इसलिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो हाफ कुक लिम्ब्स है, जो आधे पके हुए अंग है, वो विटनेस है, वो प्रूफ है कि जो फायर है वो डिपोर्ची है, इनमॉरल है, बिहेवियर उसका अच्छा नहीं है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट आचरण रखता है वो। तो कवि कहते हैं मैं जो लाश जल रही थी, जो लाश पड़ी हुई थी, जो घाट पे जल रही थी, अंग जो है आधे पके रह जाते हैं, तो ये क्या है? आग का भ्रष्ट है, भ्रष्ट आचरण है, एक तरीके से इनमॉरल व्यवहार है। और उसके कुछ कवि और उनके पिता ने गवाही दिया, और उनके ये सब के गवाह जो थे उनके पिता और वो थे। माई फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्न फिगर, और उनके पिता बोले कि तुमने वो देखा, और उनके कवि कहते हैं कि मेरे पिता मुझे दिखाते हुए कहा तुम देख रहे हो, तुम समझ रहे हो, यू सी तुम देख रहे हो आधे पके हुए फिंगर को, आधे पके हुए हाफ बर्न फिंगर को, आधे पके हुए फिंगर को, तुम आधे जले हुए उंगलियों को देख रहे हो। तो कवि के पिता कहते हैं कि तुम देख रहे हो आधे पके हुए उंगलियों को, फिंगर को, एंड बोन्स स्टबल्स, और कवि के पिता कहते हैं कि तुम देख रहे हो जो आधे पके हुए हैं। यहाँ पे स्टब्स का मतलब होता है जो आधे पके हुए पार्ट्स जो हैं, जो बॉडी के जो पार्ट्स है, जो लाश के पास पार्ट्स है, वो रिमेनिंग बच जाता है, अध पका ही रह जाता है, तो इसको यहाँ पे कवि स्टब्स बोले हैं। मीन्स ऐसी हड्डियाँ जो अभी पूरी तरह से पकी नहीं है, स्टब्स का मतलब वही है, पूरी ऐसे अंग जो अभी पूरी तरह से पके नहीं है। तो कवि कहते हैं कि तुम देख रहे हो आधी जले हुए फिंगर्स को, इन आधी जली हुई हड्डियों को, ये सारे के सारे हड्डियाँ जो हैं गवाही देती है, गवाही देती है, और मैं खुद इसका गवाह हूँ कि किस चीज़ का गवाही देती है। तो आग का जो दुष्ट और इनमॉरल बिहेवियर है, इनमॉरल वैल्यूज़ है, उसका वो गवाही देते हैं, कवि भी, उनके पिता भी, और ये जो आधे पके हुए उंगली है उस चीज़ की ये गवाही देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डेड जोरोस्ट्रियन आई माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंज्ड into a little note of pain. I swear to save fire from the sin of forgetfulness. तो कवि कहते हैं कि आग जो है वो कभी न कभी मृतकों को भूल जाता है, कभी न कभी फॉरगेट कर जाता है, कभी कभी जो टाइम है, फायर एट अ टाइम फॉरगेट हिज डेड। तो कवि कहते हैं कि आग जो है वो कभी न कभी अपने मृतकों को भूल जाता है। मतलब जो आधी पकी हुई हड्डियां हैं, जो अनबॉर्न फिंगर्स है, जो आधी पकी हुई उंगलियां हैं, ये सब क्या है? आग का जो कभी कभी होती है वो अपने मृतकों को भूल जाता है, फॉरगेट कर देता है। जोरोस्ट्रियन आई, तो कवि कहते हैं कि मैं एक जो हूँ पारसी हूँ, मैं जो हूँ एक पारसी हूँ, जोरोस्ट्रियन मतलब होता है पारसी, मैं जो हूँ एक पारसी हूँ। आई माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंज्ड into a little knot of pain। तो कवि कहते हैं कि मेरी उंगलियां भी कड़क उठी थी, उस उंगलियों को दर्द भी हो रही थी, पेन भी हो रहा था। तो कवि यहाँ बताते हैं कि कभी कभी आग अपने मृतकों को भूल जाता है, पर आई स्वेयर टू सेव फायर, मैं शपथ लेता हूँ, मैं स्वेर करता हूँ, स्वेर का मतलब होता है शपथ लेना। तो कवि कहते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ, मैं सेव करूँगा आग को, बचाऊँगा। आई
स्वेयर टू सेव फायर, मैं बचाऊंगा आग को बचाऊंगा किस चीज़ से? तो फ्रॉम सिंस टू फॉरगेटफुलनेस, फ्रॉम, तो यहाँ कवि कहते हैं जो ये आग का भूलने वाला पाप है, जो भूल कर पाप करता है, इससे इसको मैं बचाऊंगा, इस चीज़ से शपथ लेता हूँ कि मैं आग को बचाऊंगा कि वो फिर ये पाप ना करे। आगे कवि कहते हैं आई नेवर फॉरगेट, मैं इस चीज़ को भूलूंगा नहीं, एंड 20 ईयर्स सिंस, मैं 20 साल बाद भी भूला नहीं हूँ उस दिन को। एज आई कॉन्साइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम, जब मैंने अपने पहले बच्चे को पहले बच्चे को फ्लेम, आग के हवाले किया था, आग के लपटों के हवाले किया था। यहाँ पे कवि बता रहे हैं पारसी जो लोग होते हैं उसके बारे में कुछ बता रहे हैं कि जो पारसी लोग हैं वो आग को बहुत पवित्र मानते हैं और कभी किसी के शरीर को आग में के हवाले नहीं करते, मतलब कि लाश जलाते नहीं हैं। लेकिन एक मजबूरी आ जाती है, कवि को आ गई थी जब उन्होंने अपने पहले बच्चे को, फर्स्ट बॉर्न को, जो उनका पहला बेटा या बेटी जो भी हो, पहले बच्चे को, अपने फर्स्ट बॉर्न को आग के हवाले किया था। तो ये एक पाप है, एक पाप था जो उन्होंने किया था, कवि ने ये पाप किया था, क्योंकि पारसी लोग का ये मान्यता नहीं है कि आग में लाश जलाया जाए या नहीं जलाया जाए। और कवि कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो कवि यहाँ बता रहे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो अब आगे बता रहे हैं कि ये जो आग के हवाले किए थे अपने फर्स्ट बॉर्न बेबी को, तो ऐसा क्यों हुआ। तो आगे पढ़ते हैं द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 माइल्स, तो जो नज़दीकी, जो पहला टावर था, जो नज़दीकी टावर ऑफ साइलेंस होता है, वो एक कब्रिस्तान होता है, टावर ऑफ साइलेंस, जो पारसी लोग का कब्रिस्तान होता है। तो टावर ऑफ साइलेंस का मतलब होता है कि पारसी लोग का कब्रिस्तान जहाँ पे एक टावर टाइप का बना रहता है और उस पर जाके लोग लाश रख देते हैं और फिर जो वल्चर होता है, जो चील होता है, वो नोच नोच के उसको खा जाता है। ये पारसी लोग का नियम है। तो वो उन लोग का अलग अपना, हम लोग में है कि लाश को जलाया जाता है, हिंदू में है, मुस्लिम में दफनाया जाता है। तो ये पारसी लोग का सिस्टम है, वो उन लोग का धार्मिक चीज़ है। तो कवि कहते हैं कि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 मील्स, तो वो कवि कहते हैं कि जो टावर ऑफ साइलेंस था वो बहुत दूर था, बहुत ज़्यादा ही दूर था, वहाँ से मीलों दूर था। और इसी वजह से और उनका जो फर्स्ट बॉर्न बेबी था, जो फर्स्ट बॉर्न था उनका, जो वो मरा था, जहाँ मृत्यु हुई थी, तो उनको चलते बहुत दूर था, तो उसके चलते उनको अपने बच्चों को आग में ही जलाना पड़ा था, आग के हवाले ही करना पड़ा था। और यहाँ पे कवि ने पाप किया, और एक पाप आग करता है जो वो अंगों को आधा जलाया हुआ हाफ बॉर्न ही रह देता है, छोड़ देता है। और ये कवि ने भी पाप किया, तो क्या हुआ, तो वही कवि कहते हैं कि मैंने भी पाप किया और ये आग ने भी पाप किया। द फायर हाइमन सेज टू मी, तो फायर हाइमन मुझसे कहा कि यू स्टैंड फॉरगिव मी, यू स्टैंड फॉरगिव, तुम्हें माफ़ कर दिया जाता है। तो कवि कहते हैं कि फायर हाइमन ने मुझसे कहा, फायर हाइमन सेज टू मी यू स्टैंड फॉरगिवन, तुम्हें माफ़ कर दिया जाता है। ब्रोकन येट रिबेलियस, आई स्वेयर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगिविंग, तभी से कवि ने भी ये शपथ लिया कि मैं आग को भी ये
भूलने का जो पाप करता है आग, मैं वो उससे उसे बचाऊंगा, वो आग को भी मैं बचाऊंगा कि वो भूले नहीं। तो कवि कहते हैं कि उन्होंने अपने पहले बच्चों को आग के हवाले किया क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस जो था वो बहुत दूर था, मीलों दूर था, इसलिए कवि ने भी पाप कर डाला, वो अपने बच्चों को आग के हवाले ही कर दिया। तो यहाँ पे कवि यही बोल रहे हैं कि उनके धर्म के विरुद्ध उन्होंने काम किया, एक पाप कर दिया, और यहाँ जो आग है वो भी एक पाप कर दिया कि जो बॉडी है, जो फिंगर है, जो बोन्स है, उसको आधा जलाए हुए ही छोड़ दिया। तो यही तो हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। और प्लीज़ आई विश कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। हर एक वर्ड का मीनिंग मैंने बताया है, हर एक वर्ड को अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो, कुछ डाउट हो गया हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम आपको फिर से अपना फुल दे सकें, आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको बता सकें। और प्लीज़ अगर थोड़ा भी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी आपको समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।